नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है। जिस मानहानि के केस में उन्हें अधिकतम 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके कारण लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, अब फिर से बहाल हो सकती है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ ने आज यह फैसला सुना दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात की निचली अदालत की सजा बरकरार रखी थी। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के वकील, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के तर्क पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी के तर्क पर भारी पड़ गए। राहुल गांधी ने बार बार कहा था कि उन्होंने कभी मोदी समाज का सामूहिक रूप से अपमान नहीं किया है और ना वे इस बयान के लिए माफी मांगेंगे। यही बात हाई कोर्ट में भी उन्होंने दोहराई और यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी कि वे माफी नहीं मांगेंगे। फैसले के बाद यह राहुल गांधी की पहली तस्वीर है। कांग्रेस मुख्यालय के भीतर विजेता की तरह उभरते हुए राहुल गांधी उसी तरह नजर आ रहे हैं जिस तरह इन्हीं रास्तों पर चुनावी हार के वक्त नजर आते हैं। गुजरात की निचली अदालत का फैसला आते ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उनका सरकारी घर खाली करा दिया गया और राहुल गांधी ने शालीनता के साथ बिना किसी देरी के अपना घर खाली कर दिया और सामान लेकर 10 जनपद चले आए। फैसला आते ही सब कुछ इतनी जल्दी हुआ जैसे कोई है जो राहुल गांधी को संसदीय राजनीति से अलग करने के लिए बेसब्र है। राहुल ने बिना किसी प्रतिवाद के अपना सरकारी निवास खाली कर दिया। लोकतंत्र में विपक्ष ही ना रहे, विपक्ष के नेता को इस तरह निपटा दिया जाए तो फिर क्या बचता है। बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि 2 साल की अधिकतम सजा ठीक नहीं है, बल्कि बीजेपी इस फैसले का जश्न मनाने लगी। आज कांग्रेस जश्न मना रही है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। राहुल गांधी अपनी बात पर टिके रहे। उन्होंने अपनी सदस्यता और घर दोनों ही दांव पर लगा दिए, मगर पीछे नहीं हटे। आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से भी साफ हो गया कि गुजरात के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या हुआ, किस तरह से फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया कि इन दोनों अदालतों ने राहुल गांधी की याचिका खारिज करने में पन्ने तो भर दिए, मगर यही नहीं बताया कि उन्हें 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी जा रही है। इसे सरल हिंदी में ऐसे समझिए कि आप जब 500 पन्ना लिखकर किसी को दोषी बता रहे हैं जिस पर उसकी संसद की सदस्यता जानी है, तो इतना तो लिख देना ही चाहिए था कि क्यों दोषी मान रहे हैं। यह क्यों ही नहीं था उन 2 फैसलों में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 499 के तहत जुर्माना और अधिकतम 2 साल की सजा दी गई। गुजरात के ट्रायल कोर्ट ने राहुल को खरी खोटी तो सुनाई, मगर 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी गई, इसका कारण नहीं बताया है। यही कारण है कि केवल इसी आधार पर जनप्रतिनिधि कानून के सेक्शन 8(3) के तहत उनकी सदस्यता चली गई। अगर 1 दिन कम की सजा दी गई होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। खासकर ये वो अपराध है जिसमें जमानत दी जाती है, संज्ञान लिया जाता है। कम से कम ट्रायल कोर्ट के जज से इतनी तो उम्मीद की जाती है कि वे कारण बताते कि क्यों अधिकतम सजा दे रहे हैं। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट दोनों ने पन्ने पर पन्ना भर दिया राहुल गांधी की याचिका को ठुकराने में, मगर कारण ही नहीं बताया। यह केस केवल राहुल गांधी से नहीं जुड़ा है, बल्कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य के व्यापक सवालों से जुड़ता है।
पता चल रहा है कि 2014 के बाद के भारत में विपक्ष की इन आवाजों को किस किस तरीके से, किस किस स्तर पर दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। अभी चंद रोज पहले राज्यसभा में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने विपक्ष को हड़का लिया कि चुप रहिए वरना ईडी आपके दरवाजे पहुंच जाएगी। बाद में उन्होंने कह दिया कि यह मजाक था। इस तरह की मजाक अब होने लगे हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी की सजा बरकरार रखता तो मोदी सरकार के मंत्री विपक्ष को इसी तरह धमका रहे होते, जुबान बंद रखो वरना राहुल की तरह आपकी भी सदस्यता रद्द हो जाएगी, आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं। आखिर यह कैसे हो जाता है कि बिना कारण बताए किसी को सजा दे दी जाती है? क्या यह सवाल मोदी सरकार के कानून मंत्री से लेकर पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को नजर ही नहीं आया? रविशंकर प्रसाद तो कानून का जीवन जीते रहे हैं। क्या उन्हें नहीं लगा होगा कि इस तरह से राजनेता की सदस्यता नहीं जानी चाहिए? यह फैसले का तरीका नहीं है। फिर बीजेपी किस नीयत से इस फैसले का स्वागत कर रही थी और जश्न मना रही थी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सजा एक व्यक्ति को नहीं, एक संसदीय क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। क्या यह ठीक है कि किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने कहा कि ट्रायल जज ने अधिकतम 2 साल की सजा दी है। जब आप किसी को अधिकतम सजा देते हैं तो आप कुछ कारण बताते हैं कि अधिकतम सजा क्यों दी जानी चाहिए। जब आप अधिकतम सजा देते हैं तब फैसले में कारण तो बताना ही चाहिए। ट्रायल कोर्ट की तरफ से इस पर कोई फुसफुसाहट भी नहीं है। इस केस में ट्रायल कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम है हरीश हसमुख भाई वर्मा। उनके फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत गंभीर है। यह केवल ट्रायल कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं है बल्कि उस मोदी सरकार पर भी है जिसके कानून मंत्री, पूर्व कानून मंत्री, तमाम मंत्रियों और बाकी सांसदों को नजर ही नहीं आया। वे इस गंभीर सवाल पर अपने दलीय हित के कारण चुप हो गए और फैसले का स्वागत करने लग गए। यह केस राहुल गांधी का नहीं था, उनका इम्तहान ही नहीं था। इम्तहान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केस था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मगर प्रधानमंत्री चूक गए। अगर प्रधानमंत्री आगे बढ़कर कहते कि उनकी सरकार इस फैसले का विरोध करती है और अदालत में चुनौती देगी, तब लगता कि इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का कोई अच्छा फादर भी है। मगर फादर ऑफ पावर को लगा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी अब नाम की रह गई है, वही सब कुछ है। पुल से लेकर टनल का उद्घाटन कर इतिहास में हर दिन दर्ज होने की चाहत रखने वाले नरेंद्र मोदी इस बार इतिहास में अच्छे रूप में दर्ज होने से चूक गए। केवल वही नहीं, पूरी बीजेपी चूक गई। चूक तो राजनाथ सिंह भी गए। उनका पुराना बयान आपको सुनाना चाहता हूं, जब उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। ये राजनाथ सिंह के शब्द हैं कि मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी को यह स्वीकार करना चाहिए कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायी होती है, और शब्द जब अनर्गल और झूठे हों तब तो चोट और गहरी और कष्टदायी हो जाती है, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था में अनर्गल बेतुके आरोप लगाने वालों पर सजा का सीधा प्रावधान है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि शब्दों की चोट शस्त्रों की चोट से ज्यादा गहरी होती है। मोदी मंत्रिमंडल में उनके ही सहयोगी मंत्री गोली मारने के नारे लगवा रहे थे, सीधे शस्त्र उठाने का निर्देश ही तो दे रहे थे, मगर प्रमोट हो गए और एक मामूली बयान पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। प्रधानमंत्री इस मामले में फेल हुए हैं। वे एक राजनेता की तरह व्यवहार नहीं कर सके। आप जनता की आंखों से काजल चुराया जा रहा है। आपको ही बताया जा रहा है कि यह फैसला सही है। क्या इन अनुभवी मंत्रियों और सांसदों को यह बेसिक बात नहीं मालूम कि सजा क्यों दी जा रही है? सजा के साथ लिखा होना चाहिए। क्या मोदी के मंत्रियों को इसकी चिंता नहीं हुई कि इस तरह से फैसले लिखे जाने लगे तो फिर इस देश में
भविष्य के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं बचेगी। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं, और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। पीछे के दरवाजे से राहुल गांधी को निपटाना क्या इतना जरूरी हो गया था कि ट्रायल और हाईकोर्ट के फैसले में बीजेपी को यह सवाल ही नजर नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की भी कड़ी समीक्षा की है। कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को पढ़ना बहुत दिलचस्प है। इसमें बताया गया है कि सांसद को कैसे व्यवहार किया जाता है। हाईकोर्ट के जस्टिस हेमंत एम प्राक्षक ने निचली अदालत की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने माननीय प्रधानमंत्री के राजनीतिक दल से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने के इरादे से स्पष्ट रूप से सनसनी फैलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का नाम सुझाया। और फिर आरोपी यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने आरोप लगाया कि सारे चोरों के नाम मोदी ही क्यों हैं। इस प्रकार वर्तमान मामला निश्चित रूप से अपराध की गंभीरता की श्रेणी में आएगा। हाईकोर्ट का फैसला आते ही रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी को कायदा सिखाने आ गए। इस तरह से बयान देने लगे जैसे वे विरोधी दल के नेता से नहीं, किसी अपराधी से मुखातिब हो रहे हैं। राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक बात कही कि राजनीति में आपसी सम्मान होना चाहिए, मगर राहुल के मामले में यह सब कुचलकर फेंक दिया गया। रविशंकर प्रसाद का यह पुराना बयान आपको फिर से सुनाता हूं। राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। आपको पता है कि मोदी सरनेम अधिकांश पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों का होता है देश भर में, और यह घोर रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी थी। कायदे के मुताबिक उनको माफी मांगना चाहिए था, कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, लेकिन माफी मांगना तो उनकी फितरत में नहीं है। कोर्ट ने कहा है इनके खिलाफ लगभग 10 मामले चल रहे हैं, इसलिए कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है स्टे करने का। जहां तक डिफेमेशन का सवाल है, राहुल गांधी इज ए हैबिचुअल ऑफेंडर। मानहानि के मामले में राहुल गांधी आदतन अपराधी हैं, और यह बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी और पूरी शालीनता के साथ इस फैसले को स्वीकार किया और अदालती प्रक्रिया के द्वारा चुनौती दी। वे भारत के इतिहास में पहले ऐसे सांसद बन गए थे जिन्हें मानहानि के केस में इतनी सख्त सजा दी गई, और अब कोर्ट के आदेश से भी जाहिर है कि कैसे दी गई। कारण तक नहीं बताया गया कि क्यों दी जा रही है। इस पूरे केस में पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी और राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने बहस की है। सिंघवी ने जिस तरह से बहस की है, जो दलील दी है, उस पर एक नजर डालना जरूरी है। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के सामने बहस करते हुए दलील दी कि इस मामले में शिकायतकर्ता बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी केस हैं, उनके खिलाफ सभी शिकायतकर्ता
बीजेपी के नेता ही हैं। यही नहीं, आज तक आपने नहीं देखा होगा कि समुदाय जिसका अपमान हुआ है वह 13 करोड़ का है, उसमें कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं और सब एक समान नहीं हैं। यह शिकायतकर्ता ने भी कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के फैसले का उदाहरण दिया और कहा कि उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यह मामला अत्यंत गंभीर और भर्त्सना योग्य है, मोरल टर्पिट्यूड है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जिस अपराध में अधिकतम सजा 2 साल ही हो, उसमें आप कह रहे हैं यह अत्यंत गंभीर और भर्त्सना योग्य है, जो कि सही नहीं। सिंघवी ने कहा कि अधिकतम सजा इसीलिए दी गई है ताकि राहुल गांधी को चुप कराना था, वे चुनाव न लड़ सकें। हाईकोर्ट ने तो 66 दिनों तक ऑर्डर रिजर्व रखा, तब जाकर आदेश दिया। राहुल गांधी 2 सत्र तक शामिल नहीं हो सके। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सजा दे तो पूरा टर्म खत्म हो जाता है। शिकायतकर्ता उनकी सदस्यता रद्द कराने के पीछे क्यों पड़ा है, उसकी मंशा क्या है? इस शिकायतकर्ता यानी पूर्णेश मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट में खुद ही इस मामले पर स्टे लिया था कि उसे साक्ष्य जुटाने हैं। 1 साल बाद इस फैसले से रोक हटती है और 1 महीने के भीतर फैसला आता है। जहां तक प्रमाण की बात है, शिकायतकर्ता ने भाषण ही नहीं सुना, उसे व्हाट्सएप से, न्यूज़पेपर से जानकारी मिली। 24 मार्च को जब गुजरात के ट्रायल कोर्ट का यह फैसला आया था, तभी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस फैसले के 2 आयाम हैं, एक कानूनी और दूसरा राजनीतिक। हम 24 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका यह बयान सुनाना चाहते हैं। आज जो मुद्दे आपके समक्ष हैं, उनके 2 व्यापक आयाम हैं, एक राजनीतिक है, एक कानूनी है। लेकिन राजनीतिक आयाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे व्यापक, सबसे अहम है। पहले मैं उसका जिक्र करूं संक्षेप में। पहला बिंदु उसका यह है कि जानबूझकर, बार बार, सोच समझकर, एक सूझे बूझे तरीके से इस सरकार ने हर गणतांत्रिक संस्था को खत्म करने का प्रयत्न किया है, उसको चोक करने का प्रयत्न किया है, उसमें रोकथाम करने का प्रयत्न किया है। सबसे बड़ी संस्था उनके मायने में जो उनके लिए बाधा है, वो है स्वतंत्र, निष्पक्ष, निडर बोलना, बोलचाल, जो हमारे संविधान की एक महत्वाकांक्षा ही नहीं, एक मानव अधिकार है, मूलभूत। आज के दौर में नरेंद्र मोदी सर्वशक्तिमान राजनेता हैं, लेकिन इसी दौर में यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक हार है। एक संसदीय चुनावी मैदान में राहुल और मोदी का आमना सामना नहीं हुआ, मगर इस केस के जरिए दोनों आमने सामने हो गए। अगर मोदी और उनके मंत्री, उनकी पार्टी के नेता, प्रवक्ता गुजरात के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर जश्न नहीं मनाते, तो कहा जा सकता था कि सरकार और मोदी इससे दूर हैं। लेकिन जश्न मनाकर उन्होंने यही साबित किया कि वे इस फैसले को अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। कोर्ट के रास्ते राहुल को खत्म करने की कोशिश थी, कोर्ट के रास्ते राहुल फिर से खड़े हो गए। पहली बार राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हार हुई है। यह वो हार है जो मोदी को इतिहास के पन्नों पर उसी तरह दर्ज करेगी जिस तरह से इंदिरा गांधी को दर्ज करती है। इसी फैसले के बाद मोदी उस इंदिरा गांधी के समकक्ष नजर आएंगे जिनकी आलोचना में वे आपातकाल का उदाहरण देते हैं, और राहुल गांधी उस अतीत से छुटकारा पाते हुए नजर आएंगे, उस लड़ाके की तरह जो अघोषित आपातकाल से अकेला लड़ रहा है। अगले उदाहरण से अपनी बात साफ करने जा रहा हूं। मई के महीने में अहमदाबाद में मोदी समाज का सम्मेलन हुआ था। बीजेपी कहती है वह जाति की राजनीति नहीं करती, लेकिन अमित शाह इस सम्मेलन में जाते हैं और मोदी और नरेंद्र मोदी को जोड़ते हैं। पूर्णेश मोदी का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं। 24 मई के हमारे वीडियो का यह हिस्सा देखिए, पता चलेगा कि राहुल के खिलाफ चंद महीनों की यह जीत बीजेपी किस तरह अपनी जीत के रूप में मनाने लग गई थी। इस थंबनेल पर ही लिखा है कि अमित शाह मोदी समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस सभा में अमित शाह तेली समाज की उत्पत्ति का प्रसंग विस्तार से बताते हैं और फिर मोदी समाज से प्रधानमंत्री को जोड़ते हैं।
अमित शाह ही बताते हैं कि इस मंच पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता बैठे हैं। क्या आपको पता था या पता है कि खुद को जात पात से ऊंचा मानने वाले प्रधानमंत्री के समाज का भी सम्मेलन होता है? इस सम्मेलन में नरेंद्र मोदी को मोदी समाज का सर्वश्रेष्ठ रत्न बताया गया। समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज के माननीय अध्यक्ष एवं मोदी समाज का सर्वश्रेष्ठ रत्न परम राष्ट्रभक्त आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के बड़े भाई ऐसे। मगर इस भाषण के आखिर में, बिल्कुल ही आखिर में, अमित शाह जिस तरह से पूर्णेश मोदी का धन्यवाद करते हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ उनकी याचिका को बीजेपी का कितना समर्थन प्राप्त था। आप सभी का पूर्णेश भाई ने एक लड़ाई लड़ी है, बड़ी मजबूती से लड़ी है। हर समाज को व्यक्ति का अगर कोई अपमान करता है तो ये छोटी बात है, परंतु समाज का और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करता है तो वो समाज का अपमान होता है, समग्र देश का अपमान होता है। और पूर्णेश भाई ने लड़ाई को बहुत खंत से, सटीक तरीके से और परिणाम लक्षी तरीके से लड़ा है, विजयी भी हुए हैं। मैं आप सभी को और पूर्णेश भाई को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि समाज के सम्मान की लड़ाई को आप लोग लड़े हो और हम सब, पूरा देश आपके साथ है। फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मिलने का मौका दिया। विशेषकर पूर्णेश भाई और सोम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि इस केस की रूपरेखा और रणनीति किस स्तर पर तय की गई होगी। फैसला आने के बाद बीजेपी ने आज उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जिस तरह से ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बाद उसके नेताओं के बयान आने लगे थे। पूर्णेश मोदी ने कहा है कि वे फैसले का सम्मान करते हैं और अपील करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी अभी भी राहुल के ईगो और अहंकार की बातें कर रहे हैं। मणिपुर 3 महीने से जल रहा है, प्रधानमंत्री चुप हैं। इसमें मनोज तिवारी को अहंकार नजर नहीं आता है, मगर राहुल गांधी में अहंकार नजर आता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय है तो उसका स्वागत ही है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने जो अभी जा कर के कोर्ट से निवेदन किया, प्रार्थना किया, अपनी गलती के बारे में बताई, उन्होंने बताया होगा, तो ये काम वो बहुत पहले भी कर लेते तो निश्चित रूप से बहुत पहले भी इस तरह का रिजल्ट आ सकता था। लेकिन वो इतने घमंड में चूर है कि उनको लगता है कि कोर्ट के सामने अपनी बेगुनाही के लिए या अपनी किसी गलती के लिए क्षमा बोलना, उनको लगता है कि मेरा अहंकार, मेरा ईगो, इसको ठेस लगेगी। यह केस राहुल को राजनीति के मैदान से हटाने का प्रयास था। 2014 के बाद राहुल ने कई हार देखी है, उनका मजाक उड़ाया गया, मगर राहुल अपनी लड़ाई उसी हार के मैदान में वापस जाकर जनता के बीच लड़ते रहे। मोदी ने कई जीत देखे हैं, मगर उन्होंने सत्ता के अहंकार में जीत का अपना ही वो मैदान छोड़ दिया और अपने विधायक के जरिए एक कमजोर विरोधी को निपटाने के खेल में शामिल हो गए और हार गए। यही वो खेल है जिसमें लोकतंत्र की विदाई की तस्वीर नजर आती है। यही वो खेल है जिसमें आप थोड़ी देर के लिए एक ताकतवर नेता को अपनी ही चालों में उलझकर गिरते हुए देख रहे हैं, लेकिन खेल खत्म नहीं हुआ है। फिर से यह खेल दोहराया जाएगा। राजनीति के मैदान को पीछे के दरवाजे से खाली किया जा रहा है। राहुल गांधी फिर से उस मैदान में आ गए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यह सत्य की जीत है, मगर इस जीत से यह हार बहुत बड़ी है। मुझे नहीं पता कि पराजित इस अपमान का बदला कैसे लेगा। जैसे भी लेगा, कीमत इस देश का लोकतंत्र चुकाएगा, जिसे हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। वक्त बहुत नाजुक है और आप बहुत चुप हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। क्रांति एक्सप्रेस, सच्चाई के साथ इंसाफ की बात।